तो आज का हमारा टॉपिक है मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस कमीशन को हम मुदालियर कमीशन क्यों कहते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। तो इसलिए उनके नाम से इस कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस कमीशन का जो काम था वो सेकेंडरी एजुकेशन पे रिसर्च करना, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाना और उन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं अपने सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना। अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की आज के टाइम में बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब होता है क्लास 6 से लेकर 12th, छठी से 12वीं कक्षा। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन पर इस आयोग को रिसर्च करना था, प्रॉब्लम्स का पता लगाना था और सजेशन देना था। तो इसलिए इस कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इसको मुदालियर कमीशन क्यों कहते हैं, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्यों कहते हैं। अब हम बात करें तो इस कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था, तो 23 सितंबर 1952 को इसको नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। और इसने 29 अगस्त 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने सजेशन दिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे। तो इसलिए उनके नाम से भी इस कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम सेकेंडरी एजुकेशन पर रिसर्च करना, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाना और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, समाधान हो सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना था। तो इसलिए इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें जांच के विषय की, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की, तो माध्यमिक शिक्षा जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का पता लगाना, स्टडी करना और उनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो बताना। माध्यमिक स्तर की जो परीक्षा प्रणाली है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसकी स्टडी करना, अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी अनुशासन की समीक्षा करना, स्टूडेंट जो डिसिप्लिन है उसको रिव्यू करना, समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, सजेशन देना। माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना कि जो टीचर्स की जो सर्विस कंडीशन है, जो उनकी पे स्केल है, उस पर स्टडी करना, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इस बारे में गवर्नमेंट को अपने सजेशन देना। और माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इन सबको क्या करना था, इनका अध्ययन करना था और इसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना। और माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उन्हें सुधार हेतु सुझाव देना, टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर रिफॉर्म। तो सबसे पहले जब इस कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन पर स्टडी की तो इसने उसकी कुछ डिफेक्ट्स थे वो बताए। तो कौन कौन से दोष थे या डिफेक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसके बारे में इस कमीशन ने बात कही, तो नैरो एंड वन साइडेड करिकुलम, कि जो करिकुलम है वो वन साइडेड है, संकीर्ण है। ठीक है, नैरो इसलिए है क्योंकि ये स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं करता। ठीक है, इसलिए नैरो है। और वन साइडेड करिकुलम में यही है क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों को कॉलेज के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्स की बात की जाती है कि जो परीक्षा में अच्छा आएगा, जो अच्छा लिखेगा, अच्छे नंबर लाएगा, वही अच्छा है, बाकी और कोई अच्छा नहीं है। तो वन साइडेड करिकुलम है, नैरो है, इससे बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इससे बच्चों को जीवन के लिए नहीं तैयार किया जा रहा, उनकी लाइफ के लिए नहीं तैयार किया जा रहा, बल्कि उनको सिर्फ कॉलेज के लिए तैयार किया जा रहा है। आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ, इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है करिकुलम का। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, की अभी भी जो पुराने जो मेथड चले आ रहे हैं वही चीजें हैं, इसमें कोई नए मेथड्स है उसकी बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो मेथड्स भी अच्छे नहीं है, विधियां दोषपूर्ण है।
इंग्लिश अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, की अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है। तो ऐसे में अगर जो बच्चा है, जो भारत एक मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है, तो जिसको अपनी स्थानीय भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है, जिसकी मातृ भाषाएं स्थानीय भाषाएं, तो ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे एजुकेशन लेने आए इंग्लिश मीडियम में, तो उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, वो क्या सीखेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे बच्चों को तो पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे बच्चों को, ठीक है। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, की परीक्षा की प्रणाली दोषपूर्ण है, जिसमें सिर्फ रिटन एग्जाम की बात की जाती है, ठीक है। बच्चों को सिर्फ कॉलेज के लिए तैयार किया जाता है, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया जाता है, लाइफ के लिए तैयार नहीं किया जाता, ठीक है। ओवर क्राउडेड क्लास, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं हैं, एक क्लास में एक टीचर पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसे में टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन, की स्टूडेंट में डिसिप्लिन का जो अभाव है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने उस टाइम के, जो उसने अपनी रिसर्च में जो भी प्रॉब्लम्स उसको पता चली, तो वो बताए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें सजेशन की, तो अलग अलग एरिया पे इस कमीशन ने अपने क्या क्या सजेशन दिए, तो हम इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि सेकेंडरी एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए, बच्चों को जब सेकेंडरी एजुकेशन दी जाए तो उनको किस तरह से तैयार किया जाए, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, की लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप जो है उसको डेवलप करना। इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, की व्यवसायिक दक्षता में सुधार करना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना। और डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का विकास करना। तो ये एम्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए। प्लस अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के अगर संगठन की बात करें, तो इसका जो ड्यूरेशन बताया था, अवधि बताई थी, सेकेंडरी एजुकेशन 7 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। और एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 11 to 17, कि 11 से 17 साल के जो बच्चे हैं, ये एज ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इट विल बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो ये 7 ईयर का ड्यूरेशन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था 3 ईयर्स, जिसको जूनियर सेकेंडरी कहा जाता है, और दूसरा जो है 4 ईयर्स, जिसको सीनियर सेकेंडरी कहा जाता है। अगर आज के टाइम से मैं अगर तुलना करूं, तो देखिए 3 ईयर्स जूनियर सेकेंडरी का आज के टाइम में मतलब है क्लास 6 से लेकर 8 तक, और सीनियर सेकेंडरी 4 ईयर मतलब 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। इंटरमीडिएट क्लासेस इन सेकेंडरी स्कूल शुड बी अबोलिश, कि जो माध्यमिक विद्यालयों की जो इंटरमीडिएट जो कक्षा है उसको समाप्त कर देनी चाहिए। इंटरमीडिएट क्लासेस की अगर हम बात करें, तो जो 11-12 जो क्लासेस हैं, तो इनको खत्म करने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है उसको भी हम देख लेते हैं। इनका मानना है कि क्लास 11 शुड बी लिंक्ड विद सेकेंडरी स्कूल, कि जो क्लास जो 11th है उसको स्कूल के साथ लिंक किया जाए, और जो क्लास 12th है उसको कॉलेज एजुकेशन के साथ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो कितने ईयर की होनी चाहिए, 3 ईयर्स की होनी चाहिए। मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी स्टेबलाइज, कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो आपने स्कूल तो सुने होंगे, लेकिन ये मल्टीपर्पज स्कूल क्या होते हैं, बहुउद्देशीय स्कूल क्या होते हैं। तो ऐसा स्कूल जिसमें बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ उनको स्किल एजुकेशन दी जा रही है। अलग अलग जो फील्ड की जो एजुकेशन है वो बच्चों को दी जा रही है। तो बच्चों को सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी लाइफ के लिए तैयार किया जा रहा है। अलग अलग जो वोकेशन है उनकी नॉलेज दी जा रही है। अलग अलग जो वोकेशंस हैं, ठीक है, अलग अलग जो व्यवसाय है उसके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। तो इसलिए इसको मल्टीपर्पज स्कूल कहा गया है, जहाँ पे बच्चों को हायर स्टडी के साथ साथ उनकी जीवन के साथ, मतलब जीवन के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की बात की जा रही है, कि स्कूल में एकेडमिक के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो ऐसे स्कूल को इन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल कहा। The facilities for agriculture education should be expanded in rural schools, कि जो ग्रामीण विद्यालय हैं, ठीक है, उनमें कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बच्चों को कृषि शिक्षा सिखाई जाए।
ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय ही एग्रीकल्चर है, कृषि है। तो बच्चों को लोकल नीड के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाए। और शहरों में जो पॉलिटेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट हैं, वो ओपन किए जाएं, क्योंकि शहर में इंडस्ट्री ज्यादा है, उद्योग धंधे ज्यादा हैं। तो ऐसे में पॉलिटेक्निक जो है, टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट है, ऐसे होने चाहिए ताकि बच्चों को शहर के हिसाब से तैयार किया जा सके। सेपरेट स्पेशल स्कूल शुड बी ओपन फॉर डिसेबल स्टूडेंट, कि विकलांग विद्यार्थियों के लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। और सेपरेट गर्ल्स स्कूल शुड बी ओपन फॉर गर्ल्स, कि बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं। और अगर अलग से खोलना संभव नहीं है तो कोएड एजुकेशन की इन्होंने बात की। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, कि माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन और वित्त, ठीक है, तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी स्टेबलाइज इन एवरी स्टेट, कि प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, जो राज्य में एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सजेशन दे। तो स्टेट गवर्नमेंट की एक तरह से एडवाइजर का काम करेगा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट, कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम में देखें तो सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई है, यूपी बोर्ड अलग है, हरियाणा बोर्ड अलग है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट के अपनी एजुकेशन बोर्ड है। तो ये जो सेशन था 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने दिया कि हर स्टेट में अपना एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, ताकि वहां की एजुकेशन को उस स्टेट की नीड्स के हिसाब से उसको तैयार किया जा सके, ठीक है। और सजेशन देने के लिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसके साथ के साथ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, हर स्टेट में होना चाहिए, ताकि टेक्निकल सपोर्ट करे अपने स्टेट में वहां के स्कूल्स को, वहां की एजुकेशन को। The standard related to grant of recognition to school should be strictly follow, कि विद्यालयों को जो मान्यता देने से संबंधी जो मानक है उसका कठोरता से पालन किया जाए। स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया जाए, देखा जाए कि स्कूल्स जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डोनेशन टू सेकेंडरी स्कूल शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, कि माध्यमिक विद्यालयों को जो डोनेशन दिया जा रहा है उसको किसी जो इनकम टैक्स है उससे फ्री होना चाहिए, ठीक है, आयकर मुक्त होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर शुड बी अपॉइंटेड टू इंस्पेक्ट द स्कूल, कि विद्यालय के निरीक्षण के लिए उचित संख्या में जो निरीक्षण करता है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाए, नियुक्त किया जाए। इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल शुड बी डन ड्यूरिंग प्रॉपर टाइम इंटरवल, कि विद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए, ठीक है, इंस्पेक्शन किया जाए। अगर हम स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस की बात करें, भाषाओं के अध्ययन की बात करें, तो हिंदी शुड बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल, कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे स्टेट, ठीक है, और सेंट्रल, केंद्र और राज्य के बीच में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा थी, तो इसलिए कहा गया कि हिंदी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। और इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, देश का और दुनिया के विभिन्न देशों में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए इंग्लिश जरूरी है। तो इंग्लिश को भी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। संस्कृत शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी स्कूल, कि माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी स्थान दिया जाए। तो आप देखेंगे जब आप 6th क्लास में जाते हैं तो आपको 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। खैर, अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने 2 ही लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया था। 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला था वो कोठारी कमीशन ने दिया था। इसमें सिर्फ 2 लैंग्वेज थी, एक जो थी आपकी मदर टंग या जो रीजनल लैंग्वेज थी, और दूसरी जो है कोई भी इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें 2 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई थी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात जो थी वो कोठारी कमीशन में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, स्टडी ऑफ संस्कृत शुड बी एनकरेज एट द सेकेंडरी लेवल, कि माध्यमिक स्तर पर संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाए। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक की बात करें, और टेक्स्ट बुक कमिटी शुड बी सेट अप इन ईच स्टेट, कि प्रत्येक राज्य में एक पाठ्यपुस्तक समिति का गठन किया जाए,
ताकि अलग अलग राज्य है, उस राज्य में उस स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सी एजुकेशन देनी है, टेक्स्ट बुक कैसे होनी चाहिए। तो ये जो कमेटी है ये डिसाइड करेगी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। तो ये काम क्या होगा, इस टेक्स्ट बुक कमेटी का होगा। ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेट की बात करें तो जो SCRT है, ठीक है, नेशनल लेवल पर जो है वो NCRT है जो टेक्स्ट बुक को पब्लिश करता है, कंटेंट इकट्ठा करता है, उसको पब्लिश करता है, और स्टेट लेवल पे SCRT है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये भी सजेशन कहां से आया था, सेकेंडरी एजुकेशन से। इसके अलावा स्टेबलाइजमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर इन बुक्स, की पुस्तकों में जो चित्र बनाते हैं तो उसको चित्र बनाने की जो कला है उसमें प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान का निर्माण किया जाए। ठीक है, जो जो आर्टिस्ट है उनको ट्रेनिंग देगा कि किस तरह से जो टेक्स्ट बुक है उसमें चित्र होने चाहिए। और इसके अलावा द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्विक चेंजेस इन टेक्स्ट बुक शुड बी अबोलिश्ड, कि जो पाठ्य पुस्तक में जो शीघ्र परिवर्तन किया जाता है, बार बार पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक में चेंज कर दिया जाता है, तो ये जो जल्दी जल्दी चेंज किया जाता है, ये जो प्रथा है, ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको खत्म किया जाना चाहिए। टीचिंग मेथड्स की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, तो सेल्फ स्टडी मेथड शुड बी गिवन प्रायोरिटी, कि स्वाध्याय विधि को प्रमुखता दी जानी चाहिए, कि बच्चों को खुद से पढ़ने पर जोर दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शुड बी टॉट बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि जो प्रायोगिक विषय हैं, ठीक है, उनको प्रयोग विधि द्वारा पढ़ाया जाए। अप्रोप्रिएट प्लेस शुड बी गिवन टू मेथड ऑफ लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथड, की अधिगम की क्रिया, ठीक है, अधिगम में अगर हम बात करें तो जो एक्टिविटी मेथड है, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको ज्यादा जोर दिया जाए, इस पर ज्यादा फोकस किया जाए। ओके, तो एक्टिविटी मेथड की और जो प्रोजेक्ट मेथड था इसको ज्यादा बल देने की बात की गई, इस पर ज्यादा फोकस देने की बात की गई। इसके अलावा प्रैक्टिकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और दूसरा जो है सेल्फ स्टडी मेथड। ओके, इसके अलावा द टॉपिक शुड बी एक्सप्लेन बाय सुटेबल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल, कि विषय, जो भी विषय को पढ़ाया जाए टीचर द्वारा, तो बच्चों को अच्छे एग्जांपल दिए जाए, टीचिंग एड यूज किया जाए और उससे बच्चों को समझाया जाए। स्टूडेंट शुड बी गिवन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ग्रुप्स, कि बच्चों को समूह में काम करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा के जो पाठचर्या की अगर हम बात करें तो करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड ऑफ द लोकल नीड्स, की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाए। इट शुड हैव डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसमें विविधता भी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, मतलब जो कंटेंट है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि जरूरत पड़ने पर अगर इसमें कुछ चेंज हो, कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो किया जा सके। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। और इसमें विषयों का एक दूसरे से एवं जीवन से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, कि जैसे मैथ्स का जो रिलेशन है वो साइंस से है, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, और लैंग्वेज का रिलेशन सबसे है, तो जो भी बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाए वो सब्जेक्ट एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, ठीक है, और इन सब्जेक्ट का बच्चे के जीवन से भी संबंध होना चाहिए, ताकि बच्चों को लगे जो सीख रहा है उसकी जीवन के लिए यूजफुल है। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कि करिकुलम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, जूनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। जूनियर सेकेंडरी जैसे मैंने बात की कि आज के टाइम में देखें तो जूनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 6 से लेकर 8th क्लास, ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी का, हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 9 से 12th क्लास। और उस टाइम शायद इसका जो मतलब था, क्योंकि इन्होंने 12th क्लास तो हटाने की बात की कर दी थी, तो शायद उस टाइम इनका जो जूनियर सेकेंडरी का जो मतलब होगा 5th से लेकर 7th क्लास तक होगा, और हायर सेकेंडरी का जो मतलब होगा 8th क्लास से लेकर 11th क्लास होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से इन्होंने इसको दो कैटेगरी डिवाइड की। और टू प्रोवाइड लैंग्वेज, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन इन जूनियर सेकेंडरी, कि जूनियर सेकेंडरी में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाए, भाषा पढ़ाया जाए, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत, शिल्प, शारीरिक शिक्षा दी जाए बच्चों को। और अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी की तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, कोर सब्जेक्ट, मूल विषय जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। कोर सब्जेक्ट में 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए,
सोशल स्टडीज स्टार्टिंग के 2 ईयर होना चाहिए, मैथमेटिक्स वो भी 2 ईयर होना चाहिए, जनरल साइंस वो भी 2 ईयर होना चाहिए, और कोई भी एक क्राफ्ट। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है, इनमें से कोई एक। ह्यूमैनिटीज की बात करें, जैसे आर्ट के आज के टाइम में हम जिसको आर्ट्स कहते हैं, साइंस, टेक्निकल, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, तो इनमें से कोई एक एरिया बच्चों को लेना है। ठीक है, तो ये जो थे उन्होंने हायर जो सेकेंडरी है, ठीक है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आप इसको कह सकते हैं 9 से लेकर 12th क्लास। ठीक है, और उस टाइम शायद इसका मतलब जो होगा 8 से लेकर 11th क्लास। तो स्टार्टिंग के जो 2 ईयर होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज पूरे टाइम होना चाहिए, और 2 ईयर जो होना चाहिए सोशल स्टडी, मैथ, जनरल साइंस। और बाकी उसके बाद जो बच्चा एक जो एरिया लेगा ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, टेक्निकल, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स और होम साइंस। तो आप इसको आज के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगर सेकेंडरी टीचर्स की बात करें, तो शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए, कि जो टीचर्स के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा द सैलरी ऑफ टीचर शुड ऑल्सो बी इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन, कि महंगाई के आधार पर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए, और शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द टीचर्स, कि शिक्षकों को मुफ्त चिकित्सक सुविधा प्रदान की जाए। ठीक है, इसके अलावा समान योग्यता एवं सामान्य कार्य वाले शिक्षकों को एक समान वेतन दिया जाए। अगर एग्जामिनेशन सिस्टम की हम बात करें, तो देयर शुड बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, की जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, जिसको आज के टाइम में हम बोर्ड के एग्जाम कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो संख्या है कम होनी चाहिए। और ये बोर्ड के एग्जाम कब होने चाहिए? जब ये सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तभी बोर्ड के एग्जामिनेशन होने चाहिए। जैसे हम देखते थे 10th क्लास खत्म होने पे बोर्ड होता था, 12th क्लास खत्म होने पे बोर्ड होता है, तो इसमें कहा गया है कि जब सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, तभी एक जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, वो होने चाहिए। ठीक है, द एग्जामिनेशन शुड बी मेड ऑब्जेक्टिव रेदर देन एसेस्टिक। ठीक है, कि परीक्षाओं को निबंधात्मक ना बनाकर वस्तुनिष्ठ बनाया जाए, ऑब्जेक्टिव बनाया जाए। तो आजकल देखेंगे ज्यादातर जो सारे जो एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन शुड बी ऑन ग्रेड्स नॉट मार्क्स, कि मूल्यांकन का परिणाम अंकों में ना होकर किस में हो? ग्रेड में हो। अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करें, एजुकेशन ऑफिसर शुड पे अटेंशन टू द एजुकेशनल गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि शिक्षा अधिकारियों को विद्यार्थियों के शैक्षिक निर्देशन के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी है। विद्यार्थियों को व्यवसाय के विषय में सूचना देने के लिए विद्यालय में समय समय पर करियर काउंसलिंग या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में अवेयर किया जा सके। और इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड इन द स्कूल टू हेल्प द स्टूडेंट, कि विद्यालय में विद्यार्थियों की सहायता के लिए जो गाइडेंस काउंसलिंग जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया जाए। और अगर वुमेन एजुकेशन की बात करें, तो गर्ल्स शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, की लड़कियों को भी लड़कों के समान समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए शिक्षा के। और होम साइंस शुड बी अरेंज सेपरेटली इन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा में गृह विज्ञान की अलग से व्यवस्था की जाए। और गर्ल्स स्कूल शुड बी स्टेबलाइज, की बालिका विद्यालय की स्थापना की जाए। ठीक है, और अगर संभव ना हो अलग से बालिका विद्यालय की स्थापना करना, तो कोएड एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। अगर हम रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन की बात करें, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात करें, तो स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन कब दी जा सकती है? स्कूल सुबह शुरू होने से पहले या स्कूल खत्म होने के बाद। और उसमें भी क्या करना पड़ेगा कि जो बच्चों को फोर्सफुली एजुकेशन नहीं दी जा सकती, इसके लिए सबसे पहले स्कूल को बच्चों के पेरेंट्स से कंफर्मेशन लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, तभी बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, व्यवसायिक शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो एजुकेशन ऑफ हैंडमेड गुड्स शुड बी मेड कंपल्सरी इन सेकेंडरी स्कूल, कि माध्यमिक विद्यालयों में हाथ से बनने वाली वस्तुओं की शिक्षा की अनिवार्यता दी जाए। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपर्पज स्कूल की बात की गई, कि स्कूल ऐसे हो जहां पे बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ उनको वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए।
और इसके अलावा शहर साइड में अगर बात करें तो पॉलिटेक्निक जो स्कूल से स्थापित किए जाएं, ताकि बच्चों को जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, उसकी जो स्किल बच्चों को दी जा सके। और जो अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहां पे बच्चों के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। अगर हम फिजिकल फिटनेस ऑफ द चाइल्ड की बात करें तो क्या करना चाहिए? स्कूल हेल्थ सर्विस स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट, कि सभी राज्यों में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया जाए। और वर्ष में, ठीक है, वंस अ ईयर, साल में एक बार कम से कम इस तरह का हेल्थ चेकअप जो कैंप होते हैं उसका आयोजन किया जाए और सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाए। और जिन बच्चों की जो स्वास्थ्य है ज्यादा खराब रहता है तो उनकी जो हेल्थ चेकअप है उनका बार बार किया जाए। ठीक है। इसके अलावा बच्चों को जो हॉस्टल है उसमें जो पौष्टिक जो न्यूट्रिशियस जो फूड है, वो पौष्टिक जो भोजन है बच्चों को दिया जाए। अगर टीचर ट्रेनिंग की बात करें, शिक्षक शिक्षा की बात करें तो इसके 2 टाइप्स बताए गए। ठीक है, कौन कौन से? एक जो हम फर्स्ट कहते हैं आफ्टर 12th, ठीक है, फॉर स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, की जो बच्चा जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करके जाता है तो उनके लिए 2 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो अरेंजमेंट कौन करेगा? जो स्टेट बोर्ड करेगा। तो आज के टाइम में अगर हम देखते हैं, बच्चा 12th करके जाता है तो जो SCRT है, स्टेट जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है, वो DLED प्रोग्राम चलाती है, DPSC प्रोग्राम चलाती है, JBT या BTC हम कह सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम चलाती है स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट में कौन? SCRT। ठीक है, तो ये जो है, जो बच्चा स्कूल के बाद जब जाता है तो उसके लिए 2 ईयर का प्रोग्राम चलाना चाहिए। और एक किन टीचर्स के लिए है? प्राइमरी टीचर्स के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 1 ईयर की बीएड चलाई जाए और इस 1 ईयर की बीएड को बाद में 2 ईयर का कर दिया जाना चाहिए। और ये बीएड जो एक किसके अंडर होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी के अंडर में होनी चाहिए। ठीक है, तो आज भी आप देखेंगे जो DLED कोर्स होता है ये SCRT के अंडर में होता है और यूनिवर्सिटी के अंडर में क्या होता है? जो बीएड कोर्स होता है, एमएड कोर्स होता है। तो उस टाइम भी यही बात की गई जिसको आज हम देखते हैं। तो आज भी यही चीज जो है फॉलो की जाती है। बीएड भी 2 ईयर की हो चुकी है और बीएड जो है यूनिवर्सिटी कराती है और DLED JBT इन सब की बात करें तो ये कौन कराता है? स्टेट। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों में अनुशासन की स्थापना के लिए टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छे संबंध होने चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट शुड गेट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, कि विद्यार्थियों को स्वशासन के अवसर प्राप्त होने चाहिए। और दे शुड डेवलप द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, कि उनमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन, अनुशासन और नेतृत्व, ये सब गुण बच्चों में विकसित करने चाहिए। अब अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन का रिव्यू करें, इसको इवेल्युएट करें, तो हम पाते हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका जो योगदान काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, चाहे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि स्कूल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, चाहे हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें कि बच्चों को लोकल नीड्स के हिसाब से एजुकेशन दी जाए। बच्चा अगर रूरल एरिया में रहता है तो उसको एग्रीकल्चर की एजुकेशन दी जाए। बच्चा अगर शहर में रहता है तो उसको टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाए। उसके लिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ओपन किए जाए। गर्ल्स एजुकेशन की बात की कि लड़कों के समान लड़कियों को भी एजुकेशन दी जाए। या मल्टीपर्पज स्कूल की बात की कि नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्कूल ऐसा हो जिसमें बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन भी मिले और साथ के साथ स्किल एजुकेशन भी, वोकेशनल एजुकेशन भी मिले। इसके अलावा एग्जामिनेशन में रिफॉर्म की बात करें, चाहे मार्क्स की जगह ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो इस काफी सारे जो योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, ये मुदालियर कमीशन का हमेशा याद रखा जाएगा। इसके अलावा इसने ये भी बात की कि अलग अलग स्टेट में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होने चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन के बारे में सजेशन दे। इसके अलावा हर स्टेट में एक एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। तो आगे हम चल के देखते हैं कि हर स्टेट का अपना एक एजुकेशन बोर्ड है। यूपी में यूपी बोर्ड, हरियाणा में हरियाणा बोर्ड, ठीक है, MP में MP बोर्ड। तो इस तरह से हर स्टेट में अपना एक हम एजुकेशन बोर्ड भी देखते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की इन्होंने बात की कि टेक्स्ट बुक भी, चाहे टेक्स्ट बुक को छापना है तो इसके लिए भी एक कमेटी होनी चाहिए। तो ये काफी सारे जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मुदालियर कमीशन के, जो आगे चलकर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और आज भी आप अगर मुदालियर कमीशन को पढ़ें
और आप जो एजुकेशन लेके आए स्कूल, आप उसको देखें तो काफी सारी चीजें आपको मुदालिर कमीशन की आपको मिलेंगी। तो इसका जो योगदान काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अगर इसको अगर डीमेरिट अगर आप देखना चाहो तो इसमें एक जो मुझे लगा कि इन्होंने जैसे रिलीजियस एजुकेशन की बात की, तो एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन ना देकर बच्चों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एजुकेशन दी जाए, उसकी प्रैक्टिसेस करवाई जाए, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।